तो इतनी प्रक्रिया के बाद, इतनी चर्चा और अभ्यास के बाद आपको ये बात अच्छे से दिख रहा होगा कि संवाद में जो सुनना और बोलना दो पार्ट होता है, उसके मूल में भाव का होना, स्नेह का होना, आत्मीयता का होना, अपनेपन का होना, ये मुख्य मुद्दा है। वो स्नेह नहीं है, वो आत्मीयता नहीं है, वो अपनापन नहीं है, अंदर ही कहीं ना कहीं विरोध है, द्वेष है, ईर्ष्या है, तटस्थता है, कोई मतलब नहीं है, ये प्रवृत्ति है। ठीक है, तो वो हमारे अंदर एक पर्दा डाल देती है और चीज़ों को ठीक देखने ही नहीं देती है, जुड़ने ही नहीं देती है, जुड़ने ही नहीं देती है। तो वो जुड़ाव होना मुख्य बात है अंदर, जिसको हम स्नेह का भाव कह रहे हैं, या आत्मीयता कह रहे हैं, या अपनापन कह रहे हैं, कुछ भी आप नाम दीजिए उसको, शब्दों में कुछ विशेष नहीं है। और दूसरी इसी से जुड़ी बात हमने ये देखी थी कि ये स्नेह का भाव होना सिर्फ संवाद के लिए ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। मेरे अपने अंदर की शांति के लिए, तृप्ति के लिए, सुख के लिए, आनंद के लिए भी वो ज़रूरी है। क्योंकि एक क्षण के लिए भी स्नेह के बदले विरोध आ जाए, सम्मान के बदले अपमान आ जाए, विश्वास के बदले शंका आ जाए, प्रेम के बदले घृणा आ जाए, मेरे दुखी होने की गारंटी है। तो बाहर ठीक होने के लिए और अंदर ठीक रहने के लिए ये दोनों जगह से अपने अंदर स्नेह का, आत्मीयता का, मैत्री का, प्रेम का, विश्वास का, सम्मान का भाव होना जरूरी है। इसमें हमने ये बात भी पहचानी कि अगर दूसरे को भी सटीकता से हमको कुछ ध्यान दिलाना हो, हम चाहते हैं कि दूसरा बदल जाए, उसमें भी पहले स्वयं का बदलना जरूरी है और हमारे एक्सप्रेशन के, अभिव्यक्ति के तरीकों को बदलने की ज़रूरत है। स्वयं का ठीक होना और अभिव्यक्ति का तरीका बदलना, ये दो ही उपाय है जिससे अगले में भी बदलाव की प्रक्रिया शुरू होती है। तो अगले में बदलाव की प्रक्रिया कोई सीधा अगले से नहीं शुरू होती। हमारी तृप्ति और परस्परता में जो हमारा एक्सप्रेशन है, ये दोनों के योगफल में अगले में बदलाव शुरू होता है। तो आप जब अपमान हमारा कर रहे होते हैं, विरोध हमारा कर रहे होते हैं, उस समय भी जो सम्मान और स्नेह मेरे अंदर बना होता है और मेरा एक्सप्रेशन सम्मान और स्नेह के साथ इस तरह का होता है जो आपको किसी भी तरह से कटघरे में खड़ा नहीं करता, आपको पिन नहीं चुभाता, आपके ऊपर ब्लेम, कंप्लेन, जजमेंट, शिकायत, गलत सिद्ध करने वाला नहीं होता, वो जगह है जहाँ से आप में बदलाव का अंकुर शुरू होता है, प्रक्रिया शुरू होती है। तो कोर बात में पूरे को समेट के ये कह रहा हूँ कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी, जिसको हम आज की भाषा में गलती करना कहते हैं, अगला अधिक से अधिक गलती कर रहा हो, उस समय भी अपने में स्नेह का भाव बना रहे, आत्मीयता का भाव बना रहे, अपनेपन का भाव बना रहे, वही हमको भी तृप्ति देता है और वही दूसरे में बदलाव का अंकुर भी बनता है। तो उस भाव से ही हमारी तृप्ति होती है, हमारा एक्सप्रेशन ठीक रहता है और फिर अगले में बदलाव की प्रक्रिया शुरू होती है। जहाँ भी हमारा अपना तृप्ति नहीं रहेगा या एक्सप्रेशन ठीक नहीं होगा, अगले में बदलाव की संभावना शुरू नहीं होती है, क्योंकि अगला तो उसको पहले देखता है। तो अपने पास कोई ना कोई ऐसा उपाय होना जरूरी है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हमारे अंदर स्नेह के भाव को आधार दे के रखें, क्योंकि मेरे अपने सुखी होने के लिए भी वो जरूरी है, मेरे एक्सप्रेशन के ठीक होने के लिए भी जरूरी है और अगले में बदलाव शुरू हो उसके लिए भी जरूरी है। तीनों चीज के लिए वो जरूरी है। इस स्नेह या आत्मीयता का भाव मेरे अपने तृप्ति के लिए भी जरूरी है, मेरे एक्सप्रेशन के ठीक होने के लिए भी जरूरी है, अभिव्यक्ति के ठीक होने के लिए भी जरूरी है, और तीसरा उस अगले व्यक्ति में बदलाव शुरू हो उसके लिए भी यही उपाय है। इसके बिना हो नहीं सकता। इसके बिना तो शिकायत की लिस्ट लेके घूमता है, तो ऐसी क्या वास्तविकता हम पहचाने कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वो हमारे स्नेह का आधार बन जाए।
जब अगला गाली दे रहा हो, अपमान कर रहा हो, विरोध कर रहा हो, सहयोग नहीं कर रहा हो, जिसको हम सामान्य भाषा में कहते, उस समय भी क्या सच्चाई हम देख सकते हैं जो हमारा आधार बन जाए स्नेह के भाव का। उसके लिए हम लोगों ने सारा अध्ययन किया था। तो ये बात कहा था कि अल्टीमेटली देखने जाते हैं तो पूरा अस्तित्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसमें कोई भी चीज़ें अलग थलग नहीं है, आइसोलेटेड नहीं है, बल्कि इंटरकनेक्टेड ही है, जिसको बहुत सारे उदाहरणों से हम लोगों ने प्लेस करने का काम किया था कि सोलर सिस्टम अल्टीमेटली आकाशगंगा का भाग है, गैलेक्सी का भाग है। गैलेक्सी आपस में इंटरकनेक्टेड है। धरती सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है, हम धरती के एक हिस्से हैं। कितनी भी बाउंड्री हम एक दूसरे के बीच में खींच लें, अल्टीमेटली एक ही हवा है, एक ही पानी है जो हम शेयर कर रहे हैं। इस पर भी बात किया था कि आज के जीने की जगह से भी देखेंगे तो जिन सामान्य से सामान्य सुविधाओं को भी हम आज के दिन प्रयोग कर रहे हैं, करोड़ों अरबों लोगों का योगदान है इसके हम तक पहुंचने में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कि किसी आइसोलेटेड टापू में हम अगर फंस जाएं तो मुझे नहीं दिखता है कि इसमें से कुछ भी मैं अपने लिए कर सकता। पूरी धरती पर मैं अकेला बच जाऊं तब भी मुझे ये नहीं दिखता है कि मैं इसमें से कुछ भी आज के दिन अपने लिए कर सकता, नहीं दिखता। तो अस्तित्व को एक अखंड वास्तविकता के रूप में, एक सिंगल एंटिटी के रूप में देखना और स्वयं को, बाकियों को उसके एक भाग के रूप में देखना, ये दृष्टि है जो हमको दिखाती है कि हम एक दूसरे से संबंधित हैं ही, हमारा एक दूसरे से जुड़ाव है ही, उसमें आइसोलेशन का जगह ही नहीं है। कहाँ बाहर निकाल के भेज दीजिएगा आप किसी को? धरती से बाहर कहाँ भेज दीजिएगा? आकाशगंगा से बाहर कहाँ भेज दीजिएगा? कहाँ भेज दीजिएगा? आदमी अस्तित्व में है तो रहेगा, ठीक है, या जो भी अस्तित्व में है वास्तविकताएं वो जुड़ा हुआ है ही, ये पहचानना जरूरी है। धीरे धीरे ये प्रकृति की एक एक इकाई को देखते हैं तो व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी, उसका सूत्र समझ में आता है कि एक परमाणु अपने में ऑर्गेनाइज्ड है, व्यवस्थित, और दूसरे परमाणुओं के साथ अपने रिलेशनशिप को पहचानता है, संबंध को पहचानता है, निर्वाह करता है। तो प्रकृति की किसी भी इकाई को देखेंगे तो वो एक सेल्फ ऑर्गेनाइज सिस्टम दिखता है, दूसरों के साथ ऑर्गेनाइजेशन में, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में भागीदारी करता हुआ दिखाई देता है। पूरे नेचर का डिजाइन देखते हैं तो ऐसा ही है। मानव के रूप में जब स्वयं से ये सवाल पूछने जाते हैं कि मैं व्यवस्था चाहता हूँ कि अव्यवस्था, इस पर एक आदमी भी अव्यवस्था नहीं बोलता। दूसरों के लिए शंका हम में से कईयों को हो सकती कि पता नहीं वो व्यवस्था चाहता कि अव्यवस्था। अपने लिए शंका करने वाला आदमी नहीं मिलता कि मैं व्यवस्था चाहता हूँ, चाहती हूँ कि अव्यवस्था। तो ये बात हमने की थी कि मानव का जब अध्ययन करने जाते हैं तो मानव के सारे निष्कर्ष तो स्वयं का अध्ययन करके हम निकाल रहे हैं, न कि दूसरे का, न कि दूसरे का। क्योंकि अपना जब देखने जाते हैं तो हमारे अंदर क्या चल रहा है वो और बाहर दोनों हम देख पाते हैं। दूसरे का जब हम देखते हैं तो ज़्यादातर समय वो सिर्फ बाहर दिखाई देता है, अंदर हम पकड़ नहीं पाते। तो मानव के रूप में स्वयं का अध्ययन करके फिर हम परस्परता में दूसरे से पूछ के उसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि यार मैं तो शुभ चाहता हूँ अपना भी और दूसरों का भी, क्या तुम भी ऐसा चाहते हो? ये पूछा जा सकता है। जैसे मैं अभी पूछ ही रहा हूँ आप 75 लोगों से कि आप अपने लिए देखिए कि आप चाहते हैं कि नहीं। तो उस ऑब्जर्वेशन से जो निष्कर्ष हम लोग देख पाए थे वो ये कि मूलतः मानव सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, सही समझ सकता है, अपना शुभ चाहता है, हमारा भी शुभ चाहता है, और गलतियां जो होती हैं वो नासमझी बस योग्यता के अभाव में अपनी सही सार्वभौमिक जरूरतों को गलत तरीके से पूरा करने के प्रयास में होती है। ये जगह तक हम लोग पहुंचे थे तो पहला मूलभूत काम अब अभ्यास का ये बनता है कि हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं ना, उसका कपड़ा, उसका रंग रूप, उसका व्यवहार, उसकी घड़ी, उसके जूते, उसके बाल, उसका व्यवहार करने का तरीका, उसका टोन, उसका भाषा, उसका शैली, उसका लहजा, उसका एक्सप्रेशन, ये सब हमको बाद में दिखे। सबसे पहली बात ये दिखे कि मूल में वो भी मेरे जैसा मानव है,
जो सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना शुभ चाहता है, हमारा भी शुभ चाहता है। और गलतियां जो होती हैं वो हम सभी से नासमझीवश योग्यता के अभाव में अपनी सही सार्वभौमिक ज़रूरतों को गलत तरीके से पूरा करने के प्रयास में होती है। पहला जगह इस बात को पकड़ना है। शुरू किए होंगे तब आपको ये अभ्यास महत्वपूर्ण लगता हो या नहीं लगता हो, अब लौट के आप इस बात को देख पाएंगे कि फंडामेंटल अभ्यास ये है कि वो जो मानव दिखाई देता है वो हमको मानव के रूप में दिखाई दे, अपने जैसे मानव के रूप में दिखाई दे, अपने संबंधी के रूप में पहचान में आए, और वो भी सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, सही समझ सकता है, अपना शुभ चाहता है, हमारा भी शुभ चाहता है। गलतियां नासमझीवश योग्यता के अभाव में अपनी सही ज़रूरतों को गलत तरीके से पूरा करने के प्रयास में होती है। ये फंडामेंटल रियलिटी को किसी भी मानव के लिए देखते रहना, ये मूलभूत अभ्यास। तो इस निष्कर्ष को अपनी स्मृति में टिका करके रखना और उसके लिए प्रयास करना, ये मूलभूत काम है स्नेह के भाव को बनाए रखने का। क्योंकि अभी भी जो विरोध आता है हमारे में, वो तो अगले की कोई कमी दिखाई देती है या याद आती है, वही तो हमारे अंदर विरोध और अपमान का कारण बनती है। तो देखने की जगह पे ही जब हम उस मूलभूत सच्चाई को देखने का काम कर रहे हैं, तो ये हमारे स्नेह का आधार क्यों नहीं बनेगा? तो मूल काम अभ्यास का यहां खड़ा है कि उस मूलभूत सच्चाई को हम लगातार देखते रहें और वो हमारे भाव का आधार बन सके। इसके अभाव में क्या होता है कि दूसरे का व्यवहार, दूसरे का पुराना कुछ किया हुआ, दूसरे का आचरण, दूसरे की भाषा, दूसरे का विचार, दूसरे का जीने का तरीका, वही हमारे भाव का आधार बन जाता है। उस लूप को कनेक्ट होने की जो हो रखा है, उस लूप को डिस्कनेक्ट होने की ज़रूरत है, और ऊपर इस वास्तविकता को जो हमने देखा है उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और ये हम कल्पना नहीं कर रहे हैं कि मान लो कि आदमी ऐसा है, ये नहीं कह रहे हैं। कह रहे हैं खूब अच्छे से अपना जांच परख करके देख लो कि तुम ऐसे हो कि नहीं हो, मैं ऐसा हूं कि नहीं हूं। खूब जांच परख करके देखा जाए, सब तरफ से पलट के देख लिया जाए, और उससे जब भरोसा हो जाए तब का निकाला हुआ निष्कर्ष है, ना कि कोई कल्पना की हुई बात है। तो कल्पना से नहीं शुरू कर रहे हैं, इसको सच्चाई के आधार से शुरू कर रहे हैं। अभी आपको जितना आसान लगता है क्रोध आ जाना, विरोध आ जाना, अपमान आ जाना, गुस्सा आ जाना, आपको दिखाई देगा कि ये मूलभूत सच्चाई अगर अगले की दिखती रहती है ना, तो स्नेह आना भी उतना ही नेचुरल है, सम्मान होना भी उतना ही नेचुरल है, मैत्री और प्रेम होना भी उतना ही नेचुरल है, स्वाभाविक। कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, उसके एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। तो पहला मूलभूत अभ्यास इस बात को देखना है। किसी भी मानव पर नज़र पड़ती है हमारी, कोई भी मानव कल्पना में आता है मेरे, तो भी हमको पहली चीज़ उसके बारे में ये दिखाई देती है। ठीक वैसे ही जैसे अभी आप मेरी कल्पना में आते हैं तो आपका अच्छा बुरा किया हुआ सब याद आने लगता है, उसमें भी बुरा प्रधानता से याद आता है। तो कल्पना में भी हमको मानव आता है ना, तो पहली चीज़ उसके लिए दिखाई देती है कि वो भी मेरे जैसा मानव है, संबंधी है मेरा, सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, सही समझ सकता है, अपना शुभ चाहता है, हमारा भी शुभ चाहता है। और गलतियाँ नासमझीवश योग्यता के अभाव में अपनी सही सार्वभौमिक ज़रूरतों को गलत तरीके से पूरा करने के प्रयास में होती है। ये आधार बन जाता है हमारे में स्नेह के भाव का। दूसरी बात हमने ये की थी
कि किसी भी मानव को जब हम देखते हैं तो उसकी कमियां पहचानने के तो हम अभ्यस्त हो गए। उसके सही वाले भाग का लिस्ट पहले से बना करके रखा जाए और जब भी कमियों पर ध्यान जाता है तो सही किए हुए वाले भाग की लिस्ट को भी तो हम देखें, क्योंकि मैं अपना इवैल्यूएशन आकलन भी ऐसे ही चाहता हूँ कि मेरी कमियों के साथ साथ मेरे अच्छाई वाले पक्ष को भी तो पहचाना जाए। और जब आग लगती है तब कुआं नहीं खोदा जाता, इसलिए जब कमियां दिखनी शुरू हो जाएं उस समय अच्छाई ढूंढने जाएंगे तो बहुत मुश्किल से दिखेगा। उस समय तो मुंह से एक ही बात निकलेगा, सब खराब है, सब खराब है, और कुछ निकलेगा ही नहीं। पहले से वो लिस्ट बना हुआ होता है ना, तो हम आसानी से उसको देखने के काम को कर सकते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करने का, वैल्यू देने का, एप्रिशिएट करने का, सराहना करने का काम कर सकते हैं। ये दूसरा जगह है जो करने का होता है। तीसरा, जो अपमान, विरोध, क्रोध करता हुआ व्यक्ति हमको दिखाई देता है ना, उसको रिसीव कैसे करेंगे हम, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए, हम अपने स्नेह के भाव को एक आधार दे रहे हैं वास्तविकता की समझ से ऊपर से। अपने जांच परख से जो ये हमने निष्कर्ष निकाला है मानव के बारे में, इसको हमने एक आधार दे दिया स्नेह के भाव का। इस वास्तविकता को एक आधार बना दिया स्नेह के भाव का। अब ये वास्तविकता हर समय बनी रहती है। थप्पड़ मारते हुए व्यक्ति के लिए भी बना रहता है, खाना देते हुए व्यक्ति के लिए भी बना रहता है, नमक तेज हो गया उसके लिए भी बना रहता है, और कोई ऊंची आवाज़ में बोल रहा है उसके लिए भी बना रहता है। चूँकि इन सभी परिस्थितियों में मेरा ये निष्कर्ष मेरे सामने बना रहता है, इसलिए ये ऊपर से स्नेह के भाव का आधार बन जाता है। दूसरे साइड से जो आप कह देते हैं वो कचरा हमारे अंदर ना आ जाए, वो इस स्नेह के भाव को धक्का ना मार दे, इसलिए हमने फिल्टर करके सुनने के आर्ट को डेवलप कर लिया है। उसके तहत जो है ये हमने फिक्स कर लिया कि बिना अपने को बीच में लाए सामने वाले को सुनेंगे, कि जब आप बोल रहे हैं तो आप अपने भाव, अपने विचार, अपनी समझ या मान्यता को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो उसमें जब हम सुन रहे हैं तो अपने को बिना बीच में लाए हुए आप पर फोकस करके सुनते हैं। उसमें भी क्या सुनेंगे, तो जो आप सारा बोल रहे हैं उसमें से कचरे को हटा करके आपकी मूल ज़रूरत क्या है और आप क्या महसूस कर रहे हैं उसको पहचानते हैं। दूसरी भाषा में कहें तो कठिन परिस्थिति में आपकी कौन सी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है जिसके कारण आप इरिटेटेड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, परेशान हैं, गुस्से में हैं, उस ज़रूरत को सुनने का काम करते हैं। क्योंकि आप सारा चीख चिल्ला के कहना भी तो इतना ही चाह रहे हैं। तो हमारा फिल्टर टेक्निक ऐसा होता है कि आइसक्रीम के सारे रैपर को बाहर छोड़ देता है, मुंह में सिर्फ आइसक्रीम आता है। तो सुनने की टेक्निक वो होती है कि कचरे को बाहर छोड़ देते हैं, नीड सुनाई देता है, नीड सुनाई देता है। तो अगर अगला हमसे कहता है कि नालायक हो, बेकार हो, किसी काम के नहीं हो, तो हमको इतना ही सुनाई देता है कि वो कह रहा है कि शाम को तुमको दूध लाने बोले थे और तुम भूल गए, कल से ला सकते हो क्या। इससे ज़्यादा जो हमने सुन लिया ना, तो हम रिएक्टिव हो जाते हैं या डिफेंसिव हो जाते हैं। और कचरा अगर सुनाई दे तो कचरे की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा हो, उसको उतने बड़े ज़ोर से प्लीज़ के रूप में सुनने की ज़रूरत होती है कि वो कह रहा है कि ये मेरी इतनी ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है कि पूरा नहीं होने से मेरा एक्सीडेंट ही हुआ जा रहा है, मैं पूरी तरह से असंतुलित ही हुआ जा रहा हूँ। सुनते समय ये देखने की ज़रूरत है। तो नीड पहचानेंगे, कचरे की मात्रा को प्लीज़ के रूप में सुनेंगे और उतनी बड़ी नीड के रूप में या उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी के रूप में सुनेंगे। अपने ऊपर बिना लिए सुनने का काम करते हैं। और वो चीखता हुआ व्यक्ति, नाराज़ होता हुआ व्यक्ति, दुखी होता, वो चीखता हुआ व्यक्ति, नाराज़ होता हुआ व्यक्ति, अपमान करता हुआ व्यक्ति मूल में दुखी है, परेशान है और उससे वो बाहर निकलना चाहता है। ये बात हमको दिखाई देती है। और ये निष्कर्ष भी मैंने स्वयं के अध्ययन से निकाला है कि एक क्षण के लिए भी मेरे अंदर अपमान होता है, विरोध होता है, क्रोध होता है, ईर्ष्या होती है, नफरत होती है, वो मेरी अपनी पीड़ा का कारण बनती है।
तो अब देखिए हमने क्या किया बेसिकली कि स्नेह के भाव को एक आधार दे दिया ऊपर अस्तित्व की सच्चाई से, दूसरा आधार दे दिया फिल्टर की उस टेक्निक से कि बाहर से कचरा नहीं है। ये ठीक ऐसा ही है कि रूम में हमने एक टेक्निक लगा ली रूम को फ्रेश रखने का, और सारे दरवाजे बाहर से जाली ये सेट कर दिया कि कचरा ना आए वहाँ से। ये दोनों कर दिया। रूम को फ्रेश रखने का एक सिस्टम यहाँ बैठा दिया कि अस्तित्व सह सच्चाई पे ध्यान बना के रखेंगे, और बाहर से जो कचरा आता है उसके लिए फिल्टर लगा दिया। अब हमारा कर्मरा परमानेंट ठीक रह सकता है। एक बार ये हो गया ना, तो अब हम स्वयं में व्यवस्थित हो गए। अब हमारा एक्सप्रेशन जो है बोलने वाला वो ठीक हो सकता है, ठीक हो सकता है। हम ही असंतुलित हो गए, हम ही फिसल रहे हैं, हम ही गिर रहे हैं, तो आपको संभालने के नाम पर हाथ बढ़ाएंगे, पकड़ के आपको भी गिरा देंगे। डूबते हुए व्यक्ति को देखिएगा, अगर आप बचाने जा रहे हैं ना, बहुत एक्सपर्टीज नहीं हो आपकी तो लटक जाता बेचारा। अपने बचने के लिए, आपको डुबाने के लिए नहीं, अपने बचने के लिए वो लटक जाता है। और बहुत बार होता है कि दोनों डूब जाते। यस, एक्सपीरियंस कह रहा है नायक जी का। तो अब नंबर आता है बोलने का। बोलने का, बोलने में पहली चीज होती है कि जो हमने अगले को सुना है उसको उसके साथ वेरीफाई करें। अपनी बात बोलने का नंबर तो बाद में आता है, पहले जो सारा आपसे सुना है उसको हम वेरीफाई करते हैं। उसकी ज़रूरत और भावनाओं को ही हमने सुना है। अगर जजमेंट कुछ कहा है तो ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में हमने उसको कन्वर्ट कर लिया है, पूछ करके उससे वेरीफाई कर लिया है। तो अब यहाँ बोलते समय हम ऑब्जर्वेशन, फीलिंग और नीड का ही प्रयोग करते हैं। और चूंकि अगले के बारे में कह रहे हैं इसलिए सारे वाक्य में आप आएगा, तुम आएगा, मैं नहीं आएगा, कहीं से मैं नहीं आएगा, आप आएगा। क्यों? क्योंकि हमने ये देख लिया है कि हमको कोई भी भावना महसूस होती है अच्छी या बुरी, उसके मूल में मेरी ज़रूरत का पूरा होना या नहीं होना है। तो जब आपकी बात करेंगे तो सारा वाक्य आप पर रहेगा, जब मेरी बात करेंगे तो सारा वाक्य मैं पर रहेगा। तो अभी पहले हम दूसरे की बात कर रहे हैं तो सारा वाक्य आप पर रहेगा। उसका जो सही वाला पक्ष है उसको स्वीकारना, एप्रिसिएट करना, इस आधार पर अपने में ग्रेटिट्यूड का भाव होना ये जरूरी है। उसके बाद अपनी ज़रूरत और भावनाओं को साझा करने की ज़रूरत होती है। आवश्यकता पड़े तो कुछ और ऑब्जर्वेशन जो हमारे हैं हम उसको बताते हैं। यहाँ सारे वाक्य मैं से शुरू होते हैं, इसमें आपका प्रयोग नहीं होगा। तो मैंने ऐसा महसूस किया क्योंकि मेरी ये ज़रूरत पूरी नहीं हुई, मैंने ऐसा महसूस किया क्योंकि मैं इसको वैल्यू देता हूँ, या और पॉजिटिव भाषा में कहेंगे ऐसा होता तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, ऐसा होता, ये ज़रूरतें पूरी होती, ये चीज़ हुई होती, आपने सहयोग किया होता तो मुझे ज़्यादा पसंद आता कि नहीं। ये एक और डिज़ाइन है। एक बार और यहाँ नीड और स्ट्रेटजी के अंतर को हमको धीरे धीरे पहचानना होता है, पहचानना होता है। तो हम स्ट्रेटजी में नहीं उलझते हैं, हम वो जो सार्वभौमिक नीड है उस पर फोकस्ड रहते हैं, स्ट्रेटजी को कभी भी बदलने के लिए तैयार रहते हैं। तो एक बार हमारी और आपकी नीड पर सहमति बन गई ना, फिर उपाय पर चर्चा हो सकती है। तो नीड फिक्स हो गया, हम दोनों एक साइड में आ गए, पार्टी होने के बदले ये हमारी नीड हो गई, हम मिल करके इसका उपाय ढूंढने का काम करते हैं। वो है स्ट्रेटजी ढूंढना। और उसमें किसकी स्ट्रेटजी सही है मुद्दा नहीं है। आप प्रपोज कर सकते, हम प्रपोज कर सकते, अल्टीमेटली डिस्कस कर सकते, और डिस्कशन से स्ट्रेटजी को इमर्ज होने देते हैं, उभरने देते हैं, ना कि स्ट्रेटजी को फिक्स करके डिस्कशन में उसको प्रूव करने का काम करते हैं। अभी हम स्ट्रेटजी को पहले फिक्स करके सो कॉल्ड डिस्कशन में उसको प्रूव करने का काम करते हैं। हम यहाँ ये बात कह रहे हैं कि नीड्स को फिक्स रख के हम लोग चर्चा करके स्ट्रेटजी को इमर्ज होने देते हैं,
कुछ आप कहेंगे, कुछ हम कहेंगे, कुछ आप कहेंगे, कुछ हम कहेंगे, वो दोनों के योगफल में इमर्ज होता है कि हमारी इन नीड्स को पूरा करने का बेस्ट पॉसिबल उपाय क्या होगा। जीने का ढंग फंडामेंटल ये है। बाकी फिर जो बातें हैं वो अलग अलग परिस्थितियों में अप्लाई करने की बात है कि गुस्सा आ रहा है तब कैसे अप्लाई करें, बात बंद है तब कैसे अप्लाई करें, अपने में अपराध या शर्म की स्थिति में है तब कैसे बात करें, ठीक है। अगला दुखी और परेशान है तब कैसे बात करें, वर्षों से संवाद नहीं हो रहा है तब कैसे बात करें। ये अलग अलग केसेज हैं। उसमें इतना ही मैं ध्यान दिलाऊंगा कि अगला जब पीड़ा में है तो पहले उसकी बात करनी होगी, अपनी बात नहीं की जा सकती। अगर हम दोनों पीड़ा में हैं तो किसी विधि से पहले हमको खुद को नॉर्मल करना होता है, फिर जाके अगले से बात करनी होती है। अगर हम खुद ही पीड़ा में आ गए हैं तो किसी और विधि से, कहीं से सहयोग लेके, सेल्फ एम्पैथी से, दूसरे से सहयोग लेके, इन सच्चाई को देख करके हमको पहले खुद को नॉर्मलाइज करना होता है, तभी हम जाके दूसरे से बात करने का काम कर सकते हैं। ये लास्ट जगह ये है कि अगर अगले का किसी बिंदु पर ध्यान दिलाना ही हो तो वो जो उसको सुन करके हमको उसकी मान्यता समझ में आई है, वो और दूसरी ओर सच्चाई को रख के सवाल पूछ सकते हैं। दोनों के फल परिणाम को आधार बना के प्रश्न पूछ सकते हैं। इससे उसमें एक जांच परख की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे मैंने कल ये प्रश्न पूछा था कि भाई चोरी करने से जो समृद्धि की आवश्यकता को हम पूरा करना चाह रहे हैं, जिसकी एक स्ट्रेटजी चोरी करना है, तो उससे क्या मिल रहा है और क्या खो रहा है। तुम्हारी कितनी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं और कितनी खो रही हैं। अगर ये दिखना शुरू हो जाता है कि खोने वाला भाग ज़्यादा है तो आदमी रिव्यू करता है अपने स्ट्रेटजी को। जैसे हम रिव्यू करते हैं इस बात को, अगर हमको दिखता है कि बच्चे को थप्पड़ मारने से कोई बदलाव नहीं हो रहा है, दूसरे पर चीख चिल्लाने से कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो हम अपने थप्पड़ मारने और चीखने चिल्लाने की स्ट्रेटजी को रिव्यू कर सकते हैं और एक बेहतर तरीके को सोचने का काम कर सकते हैं। अंतिम बात मैं ये कहूँगा कि मुद्दा ये नहीं है कि चीज़ें आज ही सॉल्व हो जाएं। 10 साल का गड्ढा है, 20 साल का गड्ढा है, 30 साल का गड्ढा है, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल उसको सॉल्व करने में लग ही सकता है। जितने बड़े सामाजिक स्तर के मुद्दे होते हैं, सॉल्व करने में उतना ज़्यादा समय लगता है। 2 लोगों का मामला है, कम समय में सॉल्व हो जाएगा। परिवार के 8 लोगों का मामला है, थोड़ा और ज़्यादा समय लगेगा। पूरे मोहल्ले का मामला है, और ज़्यादा समय लगेगा। राज्य का मामला है, और ज़्यादा समय लगेगा। और देश दुनिया का मामला है, तब तो और ज़्यादा समय लगेगा। वो धैर्य हमको पहले से पता होता है, अगर हमारे पास नियम का पता है तो। पता ही है कि ये पौधा 12 साल में फल देता है, 12 साल का धैर्य होता है अगर उसका फल फूल चाहिए तो। ये नियम एक बार पता चल जाता है ना कि जितना बड़ा गड्ढा खुदा है भरने में उतना समय लगेगा, तो हम एक बड़े गड्ढे में 2 तसला 2 टोकरी मिट्टी डाल के ये नहीं देखते हैं कि भर गया है कि नहीं। पता ही है कि 200 टोकरी डालना होगा जी, पता ही है। बढ़िया, आप सब लोगों से बात करके हमको अच्छा लगा। चर्चा को यहाँ पे रोक लेते हैं। नमस्ते।